हेलो एवरीबॉडी। आपका इक्विटी हो चुका है, बॉन्ड हो चुका है, फॉरेक्स हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक अपने लोग को पढ़ाई करनी है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स अगर बोलूं तो मुझे स्माइल आती है। क्यों? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मुझे डेरिवेटिव्स इतना ज्यादा टफ नहीं लगता। आप बोलोगे मैम आपको तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डेरिवेटिव्स कम समझ में आने की वजह एक या दो हो सकती है। मुझे एक पर्सनली जो वजह लगती है वो ये है कि शायद आप लोगों को मार्केट्स के साथ में या मार्केट की लैंग्वेज के साथ में इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, एंड उसकी वजह से आप लोगों को डेरिवेटिव्स थोड़ा टफ लगता है। तो मार्केट के जो रूल्स होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, वो नहीं पता होने की वजह से क्या होता है, यू फाइंड वेरी वियर्ड कि अरे ऐसा भी होता है क्या। उनमें से मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो वो है शॉर्ट सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज बाय करके अगर सेल करो तो समझ में आता है, लेकिन कोई चीज सेल पहले करेंगे जो कि चीज हमारे पास है नहीं और हम बाय बाद में करेंगे, ये अपने ब्रेन को नॉर्मल तरीके से एडजस्ट नहीं होता। तो डेरिवेटिव्स में बहुत सम्स आएंगे शॉर्ट सेलिंग के ऊपर में, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी अनकंफर्टेबल। तो दैट इज द रीजन दैट ऑल द स्टूडेंट्स लाइक आर नॉट वेरी वेरी लाइक, मे बी लास्ट तक उनको लगता है अरे यार मुझे डेरिवेटिव्स नहीं आता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से पूरा आपको हर टॉपिक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, आगे जाने के पहले अगर आप हम ये डिस्कस करना चाहें रादर कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव्स, तो मुझे आप 1 मिनट का टाइम दो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और शायद उस स्टोरी से आपको डेरिवेटिव्स का बेस मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ एक छोटे से गांव की। ओके, बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई है, स्टोरी खत्म होगी आपको समझेगा। एक छोटे से गांव में एक फार्मर, ओके, व्हीट गेहूं की कल्टीवेशन हुई है, रबी क्रॉप है, आपको पता होना चाहिए, कल्टीवेशन हुई है। शहर से एक मिडिलमैन जिसका एक फ्लावर मिल है, आटा चक्की, वो गांव में खरीदने के लिए गया है गेहूं। ओके, अभी इन दोनों में आपस में डील होती है और वो जो बंदा है मिडिलमैन, वो 100 kg व्हीट खरीदता है एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर kg। कितने वैल्यू का डील हुआ? 5,000 रुपए का, 5,000 रुपीज का। ओके, नाउ डील हो गई, बात खत्म। अब इन दोनों को डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि एक का डर अलग है और दूसरे का डर अलग है। मिडिलमैन का डर यह है कि अगले साल अगर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो व्हीट का दाम बढ़ जाएगा और व्हीट की सप्लाई कम होने की वजह से उसको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, फार्मर का डर ऑपोजिट है। उसको लगता है अगर मॉनसून ज्यादा हुआ या क्रॉप बहुत ज्यादा हुई तो the value of wheat will go down in the market and he will get less money for his produce। तो ये लोग दोनों आपस में बात करते हैं और एक सौदा फिक्स कर लेते हैं अगले साल के लिए। और वो सौदा क्या है कि अगले साल ये मिडिलमैन फिर आएगा और 100 kg ऑफ व्हीट फार्मर से फिर से खरीद के जाएगा एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर kg। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस, देन वुडंट यू से दैट दिस इज अ वेरी वेरी रॉ फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये डील व्हीट के ऊपर थी तो आप इसको क्या बुलाओगे? व्हीट फॉरवर्ड। अगर ये राइस के ऊपर होता तो आप क्या बोलते? राइस फॉरवर्ड। अगर ये गोल्ड के ऊपर होता तो आप क्या बोलते? गोल्ड फॉरवर्ड। अगर ये करेंसी के ऊपर होगा तो आप क्या बोलोगे? करेंसी फॉरवर्ड। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट derivative does not have its own value, it derives its value from the underlying। तो wheat forward, rice forward, gold forward and so many similar names actually। okay, इससे दो बातें आपकी निकल के आई है। पहली बात कि डेरिवेटिव की खुद की वैल्यू नहीं होती है। डेरिवेटिव जिस चीज के ऊपर बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, खुद की उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, वेट के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज करेगी। ओके, और एक बात, अगर हमें यह लगता है दैट वी आर द सोफिस्टिकेटेड पीपल हु हैव got the like you know kind of we are fortunate enough and we are getting opportunity to study about derivatives, forget that। जब से इंसान को समझ आई है इस दुनिया में, जब से इंसान को अनसर्टेनिटी और रिस्क की थोड़ी भी समझ आई है, तब से मार्केट में डेरिवेटिव्स हमेशा से था। ओके, आज नहीं आया ये। डेफिनेटली समय के साथ, इवोल्यूशन के साथ में वो जो डेरिवेटिव का सेंटिमेंट था वो स्टॉक्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, करेंसीज के ऊपर अप्लाई किया गया। लेकिन डेरिवेटिव्स आज नहीं आया है, हजारों साल पहले ही वो ऑलरेडी आ चुका है। इससे एक बात और निकल गई, दैट मीन्स डेरिवेटिव पहले कमोडिटीज के ऊपर आया, राइट?
और कमोडिटीज पे यूज होने के बाद डेरिवेटिव्स वेर एक्सटेंडेड टू द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स एंड ऑल दोज सिक्योरिटीज. ओके, तो सबसे पहले डेरिवेटिव की जो क्रिएशन हुई वो हुई कमोडिटीज पे. आज भी इंडिया में एक एक्सचेंज है, उसका नाम है MCX. MCX में कमोडिटीज पे डेरिवेटिव्स ऑपरेट होते हैं. ओके, और बातें करेंगे धीरे धीरे करके. थोड़ा जस्ट टेक अ kind of feel about the derivatives and let's go ahead. Okay, so the topic that we are going to deal with is called derivatives and मैंने यहाँ पे notes थोड़े लिखे हैं, आपके पास hard copy होगी अगर आपने लिया है तो, right? तो possibly 4 तरह के derivatives होते हैं, right? Derivatives 4 तरह के होते हैं, forwards, futures, options and swaps. इनमें से 2 OTC मार्केट में ट्रेड होते हैं और 2 एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं. कौन कौन से OTC पे ट्रेड होते हैं? फॉरवर्ड्स और स्वॉप्स ओटीसी मार्केट में ट्रेड होते हैं एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, राइट? तो ऑन व्हाट बेसिस द डेरिवेटिव्स हैव बीन सेग्रीगेटेड इनटू 2 टाइप्स. On the basis of their place of trading, derivatives can be segregated into 2, OTC and exchange. ऐसी और भी 2-3 चीजें हैं, मैं बताती हूं आपको. तो मैंने थोड़ी देर पहले शायद आपको ये बात बोला कि शायद आपको लैंग्वेज के साथ में इतना कंफर्ट नहीं है, तो 2-4 वो वर्ड्स और वोकैबुलरी अपन फटाफट डिस्कस करते हैं, देन वी कैन गो अहेड. ओके, नाउ एक वर्ड और बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका नाम है लॉन्ग. लॉन्ग का मतलब क्या? लॉन्ग का मतलब बाय पोजिशन. आई एम लॉन्ग ऑन द स्टॉक ऑफ रिलायंस. मतलब क्या हुआ कि मैंने रिलायंस का स्टॉक खरीद रखा है. ओके, सिमिलरली शॉर्ट. शॉर्ट क्या होता है? सेल पोजिशन. आई एम शॉर्ट ऑन द स्टॉक ऑफ रिलायंस. मतलब क्या? मैंने रिलायंस का स्टॉक सेल कर रखा है. ओके, देन एक और वर्ड आता है बुलिश. बुलिश का मतलब क्या हुआ? प्राइस बिलीफ दैट मार्केट ऊपर जाएगा. जिस बंदे को ये लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अ पर्सन हु इज बुलिश विल गो लॉन्ग. A person who is bearish will go short. What is bearish? Price belief that market will go down. उसके बाद we use a very frequently एक vocabulary squaring off. क्या होता है squaring off? मैं बताती हूँ आपको. अगर सपोज करो कि आपने $1 लाख फॉरवर्ड खरीदा. 1 जैन को आप खड़े हो एंड यू बाय फॉरवर्ड ऑन $1 लाख एट द रेट ऑफ ₹70 पर डॉलर. ठीक है, 3 महीना जो कि मेच्योरिटी है खत्म होता है, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप 70 लाख ₹70 लाख की पेमेंट करो और $1 लाख की आप डिलीवरी ले लो. ठीक है, एक और भी तरीका है आपके पास में. आपको नहीं चाहिए, आपका मन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे बैंक को कि मुझे नहीं चाहिए, आप बताओ हमें क्या, मुझे क्या करना है. तो एज यू नो, यू हैव स्टडीड इन फॉरेक्स, यू विल हैव टू एंटर इनटू अ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट. सपोज करो कि स्पॉट की रेट ऑन 31 ऑफ मार्च 3 महीने के एंड पे 69 रुपीज पर डॉलर चल रहा है. तो व्हाट विल यू डू? यू विल सेल एट 69, देयर बाय इनकरिंग अ लॉस ऑफ ₹1 पर डॉलर. हर $1 पे ₹1 का नुकसान. आपने कितने डॉलर्स पे किया है फॉरवर्ड? आपने किया है $1 लाख पे, तो आपको ₹1 लाख का नुकसान होगा. आप बैंक को दे दो, बैंक आपको छोड़ देगा, राइट? जो पहला आपने किया ₹70 लाख दे के आपने $1 लाख खरीदे, और उसको बोला जाता है डिलीवरी मेथड. ओके, स्क्वेयरिंग ऑफ बाय डिलीवरी. जो दूसरा आपने किया उसको बोला जाता है स्क्वेयरिंग ऑफ बाय कैश और कैश स्क्वेयरिंग ऑफ. गाइस, ये सारे वर्ड्स अपने लोगों ने बात करा ना अभी. फॉर एग्जाम्पल, अपने लोगों ने क्या क्या बात किया? अपने लोगों ने बात किया कि दैट व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज शॉर्ट, व्हाट इज बुलिश, व्हाट इज बेरिश, स्क्वेयरिंग ऑफ, इतना अपन लोगों ने बात किया. व्हाट इज डेरिवेटिव एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओटीसी एंड एक्सचेंज, ये बात करना बाकी है. लेकिन हम लोगों ने ये जरूर बात किया दैट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ ट्रेड वी कैन सेग्रीगेट डेरिवेटिव्स इनटू 2, ओटीसी एंड एक्सचेंज. अब क्या फर्क है दोनों में, ओटीसी और एक्सचेंज में, वो आप समझो. ओटीसी मार्केट में 1-to-1 की डीलिंग होती है. ओके, इसमें वो जो इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 लोगों के बीच में, वो किसी और के हाथ में नहीं जाता या किसी और को पता नहीं होता. इट्स अ यूनिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल विच कैन बी कस्टमाइज्ड. आपकी मर्जी के हिसाब से
क्वांटिटी, क्वालिटी और मैच्योरिटी पे अग्रीमेंट हो सकता है दोनों के बीच में। लेकिन एक्सचेंज पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे लाइक फ्यूचर्स, वो आपके हिसाब से मैच्योरिटी नहीं होती है, आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से लॉट्स नहीं होते हैं। ओके, तो द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर customized in terms of quality, quantity and maturity are OTC products. Forwards and swaps are OTC products, and the contracts which are standardized in terms of quality, quantity and maturity are called exchange traded products. Futures and options are not available in the OTC market. They are traded regularly on exchange. ये आपका इंट्रो पार्ट था डेरिवेटिव्स का, राइट? तो थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं पोर्शन को। आई होप यू आर कंफर्टेबल, लेट्स गो हेड। तो गाइज, डेरिवेटिव्स में सबसे जो पहला आपका डेरिवेटिव है फॉरवर्ड्स। तो आपके पोर्शन में थोड़ा मैं टाइम लूंगी आपको समझाने के लिए। आपके पोर्शन में आपको दो फॉरवर्ड्स पढ़ने हैं, फॉरवर्ड्स ऑन करेंसीज एंड फॉरवर्ड्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स। एक बात आगे जाने के पहले वो ये है कि जो भी चीज का बिहेवियर फ्यूचर में अनसर्टेन होगा, एनी इवेंट हुज आउटकम वुड बी अनसर्टेन इन फ्यूचर, उसके ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने $1,00,000 पे फॉरवर्ड खरीदा, राइट? 3 महीने के बाद मैच्योरिटी है। तो फॉरवर्ड अगर नहीं खरीदते तो क्या होता? तो ये होता कि रेट जो होगी आपको उस वक्त पे पेमेंट करना पड़ेगा। ज्यादा है तो ज्यादा और कम है तो कम, कुछ कर नहीं सकते अपन उसका। लेकिन अगर आपने फॉरवर्ड ₹70 पर डॉलर पे ब्लॉक कर लिया, तो उस दिन मार्केट में रेट 75 होने दो, 72 होने दो, 69 होने दो, आपको 70 लाख रुपीज ही देने हैं। तो यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क बट यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस द रिस्क। तो डेरिवेटिव्स लाइक जिस भी चीज का बिहेवियर इस तरह से है कि फ्यूचर में अनसर्टेन है, उसकी प्राइस या बिहेवियर या आउटकम, उसके ऊपर अपन डेरिवेटिव बना सकते हैं। एंड द डेरिवेटिव विच वी कॉल बाय फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड स्वैप्स। ओके, ये एक बात हुई। तो मैं बात कर रही थी फॉरवर्ड्स की। आपके करिकुलम में आपको 2 चीजों पे फॉरवर्ड पढ़ना है। नंबर 1, फॉरवर्ड्स ऑन करेंसीज एंड फॉरवर्ड्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन मैं आगे जाऊं उसके पहले आपको अगर पता नहीं होगा तो कमोडिटीज पे लाइक वेजिटेबल्स पे, सीरियल्स पे बहुत बड़ा फॉरवर्ड मार्केट होता है क्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में भी बहुत है। वेजिटेबल्स पे है, फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर हूं, मुझे पता है कि मैं 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस काइंड ऑफ मेरा क्रॉप होने वाला है। तो मुझे डर लग रहा है प्राइस अगर बढ़ गई तो, प्राइस घट गई तो। ओके, तो इन चीजों को हेज करने के लिए मैं कमोडिटी मार्केट, जहां पे पोटैटोज का फॉरवर्ड मार्केट, हर बड़े सिटी में फॉरवर्ड मार्केट होता है, हमें पता नहीं होता बिकॉज हम उन मार्केट्स में नहीं जाते हैं। ओके, तो जा करके फॉरवर्ड मार्केट में सेल करने का रेट फिक्स करके आ गया, भाई 20 रुपया पर केजी पे बिकेगा। अभी उसको टेंशन नहीं है किसी भी तरह की, क्यों? उसका जितना माल होगा वो 20 रुपया के हिसाब से उसका बिक जाएगा, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसका पूरा माल बिक जाएगा। अगर वो फॉरवर्ड बुक नहीं करता है तो हो सकता है रेट 18 की मिले, लेकिन अगर फॉरवर्ड बुक कर लिया और अगर रेट 22 की हो गई तो वो उसको नहीं मिलेगा। दैट इज द रिस्क एक्चुअली। ओके, सो यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, यू कैन ओनली रिड्यूस द रिस्क। तो फॉरवर्ड्स आपको, लेकिन सिर्फ आपको करेंसीज पे, जो कि अपन फॉरेक्स में पढ़ चुके हैं, और एक और पढ़ना है इंटरेस्ट रेट के ऊपर में। ओके, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। लेकिन मैंने शुरू करने के लिए एक फॉरवर्ड्स का एक छोटा सा आई हैव टेकन सम डिस्कशन पॉइंट हियर। मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। ओके, नाउ okay, a forward is a promise to buy or sell any asset on a particular date or maturity at a pre-specified rate. A forward is an OTC product. Look at here, OTC product, and banks play a major market maker for the same. जब बैंक की बात कर रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक के पास में अपन करेंसीज की फॉरवर्ड के लिए जाते हैं और इंटरेस्ट रेट की फॉरवर्ड्स के लिए जाएंगे। अपन पोटैटोज की फॉरवर्ड के लिए बैंक नहीं जाएंगे। ओके, The most commonly asset traded in the forward markets are currencies. I think we discussed ना कि hedger होता है, speculator होता है, arbitrager होता है। तो जो hedger होता है ना, उसको प्रॉफिट नहीं कमाना theoretically, ओके? उसको प्रॉफिट नहीं कमाना, उसको सिर्फ अपना दिमाग शांत करना है कि बॉस
मैं 3 महीना टेंशन में नहीं जी सकता। आप मुझे ये बता दो खाली कि मुझे 3 महीने के बाद कितने पैसे देने हैं, ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। तो ऑब्वियस ही बात है, ओटीसी मार्केट, फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड्स ऑन करेंसीज आर द लार्जेस्ट मार्केट फॉर हेजिंग the uncertainty of the currencies actually, okay? And markets में bank play a major role in as a market maker, okay, in the forward market। वो ध्यान देना, मतलब कहने का क्या हुआ, बैंक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब बैंक्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ओके, फॉरवर्ड मार्केट में, जहां पे करेंसीज का फॉरवर्ड अवेलेबल है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, it provides good opportunity to exporters and importers for hedging their exposures like a payable or receivable of foreign currency। That's very very obvious, मुझे कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपकी पढ़ाई ऑलरेडी काफी हद तक हो चुकी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, an importer exported goods worth $5 lakh on 1st of January, maturity 31st March, he is afraid of डॉलर गोइंग अप एंड हेंस, देखो अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप, कौन है बंदा, ये इंपोर्टेड, मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ, राइट। इसकी पेबल होगी, तो ऑब्वियस ही बात, अगर पेबल है तो रेट ऊपर जाने का डर लगेगा, डॉलर का रेट बढ़ नहीं जाए, तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप एंड हेंस बाइज फॉरवर्ड एट ₹70 पर डॉलर, ठीक है। ऑन मेच्योरिटी ही पेज ₹70 पर डॉलर into $5 lakh and receives $5 lakh का डिलीवरी। द स्पॉट ऑन मेच्योरिटी इज ₹72 पर डॉलर। 31 मार्च को रेट हो गई ₹72 पर डॉलर की, ये रिस्क आ गया इसको, बट द हेजर कुड गेट एट 70 ओनली ड्यू टू फॉरवर्ड अग्रीमेंट। लेकिन एक बात और इसमें आएगी कि अगर रेट कम हो जाती, सपोज ओके 68 हो जाती है, 69 हो जाती, तो भी वो कुछ कर नहीं पाता, उसको तो 70 देने ही पड़ते। 72 हुआ तो खुशी है, क्यों, मेरे बच गए ₹2 पर डॉलर, मेरा बच गया। ₹2 पर डॉलर का मतलब यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ 10 लाख रुपीज, विच इज अ ह्यूज अमाउंट एक्चुअली। बट दोनों तरफ का अपने को यू गेट एन अपसाइड, यू गेट एन कंट्रोल ऑन अपसाइड, ओके। बट अगर रेट नीचे गई तो डाउनसाइड में आपको रिलीफ नहीं है फॉरवर्ड में। मतलब फॉरवर्ड में आपके पास राइट है जाके 70 पे खरीदने का, भले ही रेट 72 की हो गई, बट you are also obligated to buy at 70 even if the rate is 68 in the market on that day. A forward will give you a right but as well as obligation. I think guys you are comfortable. हम आगे बढ़े, हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, ज्यादा पॉजेज नहीं ले सकते, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। फ्यूचर्स, एक्चुअली हमें ये पढ़ना था फ्यूचर्स, ओके। अभी जो स्टोरी मैंने आपको बताई, तो स्टोरी में अगर सपोज करो कि 3 महीने, 1 साल खत्म होता, अपन 1 साल का टाइम लिए थे, 1 साल खत्म होता है और मॉनसून बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। तो रेट मार्केट में वीट की ₹40 पर केजी हो गई, इन लोगों ने आपस में ₹50 पर केजी में बात किया था, राइट। तो आपको क्या लगता है कौन डिफॉल्ट करेगा, फार्मर डिफॉल्ट करेगा कि मिडिलमैन डिफॉल्ट करेगा? कैन यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक कि मिडिलमैन डिफॉल्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज मार्केट में मुझे ₹40 पे मिल रही है उसका मैं ₹50 नहीं दूंगा, राइट, या नहीं दूंगी। अब अगर इस अग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई साइन हो जाता, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता, कुछ गारंटी डिपॉजिट हो जाते, यानी मिडिलमैन ने कुछ पैसे दे दिए होते, फार्मर ने कुछ मांग लिए होते, ओके, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप सोच के देखो कि फार्मर ने पूरे साल मेहनत करी, राइट, और मेहनत करने के बाद लास्ट में जब मोमेंट आया बेचने का तो ये बंदा टर्न अप ही नहीं हुआ। अब पूरे साल जो मेरी इन्वेस्टमेंट लगी, पूरे साल जो मैंने मेहनत करी, तो वो तो मेरा पूरा का पूरा पानी हो गया, कोई यूज ही नहीं रहा वो। तो मेरे लिए ये कहलाएगा काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। तो एज आई टोल्ड यू कि दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन ऑलवेज देयर, यू नो, काइंड ऑफ सिंस एजेस, बट क्या होने लगा, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होने लगा, बहुत लॉसेस होने लग गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप हुए, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस आए, आज के जमाने की अगर अपन बात करें तो वी हैव एक्सचेंजेस, वी हैव आरबीआई, वी हैव सेबी एंड वी हैव सो मेनी गार्डियन इंस्टीट्यूशंस, जिसकी वजह से काउंटर पार्टी डिफॉल्ट करना इतना आसान नहीं है। कोई भी बंदा सामने से डिफॉल्ट करके भाग नहीं सकता। देयर आर स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड पेनल्टीज अगेंस्ट दैट, ओके। सो फॉरवर्ड्स आर, फ्यूचर्स आर नथिंग, दे आर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड्स ओनली, ओके। अब आप इमेजिन करो
कि जो अग्रीमेंट फार्मर और मिडिल मैन के बीच में हुआ है, मान लो कि पेपर साइन हो गया, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ फार्मर और मिडिल मैन के बीच में है, लेकिन वो पेपर की वैल्यू कितनी है? उस पेपर की वैल्यू है 50 रुपीज इंटू 100 kg। ओके, तो 100 इंटू 50 कितना हो गया? 5,000 की वैल्यू हो गई उसकी। ओके, नाउ वो पेपर अज्यूम करो आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए चले गए, तो कुछ लोगों ने खरीद लिया, कुछ लोगों ने पेपर को बेच दिया, इसी तरह से मार्केट डेवलप हो गया। तो जब ये दो जनों के बीच में रह जाए तो फॉरवर्ड, जब ये दो जनों के बीच से उठ के बाकी और लोगों के बीच में चला जाए कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे उनको इस वीट की डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, बट दे आर जस्ट बेटिंग। ओके, जिन लोगों को ये लगता है कि वीट का दाम बढ़ेगा वो ये पेपर को खरीदेंगे, जिन लोगों को ये लगता है कि वीट का दाम गिरेगा वो इस पेपर को बेचेंगे। When so many people, maybe thousands of people started buying and thousands of people started selling, then that forward contract got converted into a futures actually। और कोई फर्क नहीं होता है, कुछ बेसिक फर्क जरूर होता है, वो अपन टाइम के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट इज अ फ्यूचर? देखो आई रिटन हियर, फ्यूचर्स आर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड्स, ओके, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। अब जब इतने लोगों के बीच में बाइंग सेलिंग होने लग जाएगी तो ये कंट्रोल करना मुश्किल होगा ना। फिर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहां पे प्लेटफॉर्म मुझे मिले और जहां पे ये बाइंग सेलिंग हो सके। उस प्लेटफॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, नथिंग मोर देन दैट। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मेच्योरिटी। धीरे धीरे करके जब लोगों को एक बिजनेस मॉडल समझ में आने लग गया तो ऐसे पेपर्स बनाने लगे एक्सचेंज। ओके, और वो पेपर्स पे लोगों ने ट्रेडिंग करनी चालू कर दी। सारा कंट्रोल होता था एक्सचेंज के पास में। पेपर्स, नई नई सिक्योरिटीज आती थी और उन सिक्योरिटीज के ऊपर जो ये पेपर्स होते थे कुछ लोग खरीदते थे, कुछ लोग बेचते थे, आज भी कर रहे हैं ऑब्वियसली। और एक्सचेंज को भी पैसा कमाने का एक मौका मिल गया, बिकॉज एक्सचेंज हमसे ब्रोकरेजेस चार्ज करता है और भी बहुत तरह की इनकम मॉडल होती है उसके अंदर में, राइट। तो दे आर मार्क्ड टू मार्केट ऑन अ डेली बेसिस। इसके बारे में अब अपन बात करेंगे। ओके, नाउ मैं आपको क्या बोलना चाह रही थी कि अगर मैं आपको काइंड ऑफ एक चीज पे हेल्प करना चाहती हूँ, और वो ये हेल्प है कि मैंने आपको अब तक ये नहीं बताया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है फ्यूचर्स में। तो आई थिंक मैं फ्यूचर्स में आगे जाऊं तो बेटर होगा कि अपन लोग ये डिस्कस कर लें कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना क्या है। मैं ट्राई करूंगी सब कुछ कवर करने का, लेकिन टॉपिक्स के नेम आप ले लो। ओके, लुक एट हियर नाउ, नंबर 1। So what will I write here? Structure flow. Flow for futures। आपको जानना चाहिए जरूर, तभी आपको जब भी कोई आप सम देखोगे आपको पता चलेगा कि ये सम इस हिसाब से चलेगा। ओके, ए, मार्क टू मार्केट and types of margins. Okay, B, computing the intrinsic value of futures using cost of carry model. C, stock futures arbitrage. Okay, then D, index futures arbitrage. E, hedging of foreign currencies
using futures. Okay, then F, speculation using futures. G, portfolio, insurance, using futures, and last but not the least, hedge ratio. इतने टॉपिक्स तुमको पढ़ने हैं, मतलब इतने तो मैंने वो लिखे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आते ऑल ऑफ देम हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड. स्पेक्यूलेशन थोड़ा कम आया है बट बाकी सारे आ चुके हैं. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन ऑन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर फ्लो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? मार्क टू मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्जिन्स. ओके, तो इस पे ही आती हूँ मैं सबसे पहले. अब आगे स्टोरी बढ़ती है हमारी. अब समझो कि मैंने आपको एक बात बोली अभी कि अगर फार्मर ने कुछ पैसे रखा लिए होते उससे, तो ये प्रॉब्लम उसको नहीं फेस करनी पड़ती, राइट? तो बेसिकली उस पैसों को आप क्या बुलाओगे? गारंटी डिपॉजिट. तो इन मॉडर्न टाइम्स, आज के जमाने में, ये गलती एक्सचेंज कभी नहीं करेगा. तो जब भी आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के लिए जाओगे एक्सचेंज पे, तो पहले एक्सचेंज आपको मार्जिन रखने को बोलेगा, और वो मार्जिन कुछ भी नहीं है. वो दैट मार्जिन इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट काउंटर पार्टी डिफॉल्ट. आपकी एक्टिविटी की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं लगना चाहिए, और वो ही होता है मार्जिन्स. ओके, नाउ हियर मार्जिन्स में एक चीज आपको सीखनी है, मार्क टू मार्केट. वो क्या होता है वो मुझे करके आपको दिखाना पड़ेगा, वरना आप नहीं समझ पाओगे. नाउ, एंड इफ एट ऑल यू नो देन नथिंग लाइक इट. So in order to avoid counterparty default, look at here, I have given here counterparty default, the exchange stipulate margins which is nothing but a form of guarantee deposit. There are three types of margins: initial margin, maintenance margin and variation margin. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ तो आपको सारी बातें समझ जाएगी. अभी कम बैक कैसे होता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे. एक एग्जाम्पल में अपन अज्यूम करते, सपोज करो मैंने रिलायंस का एक फ्यूचर आज खरीदा. ओके, पहली बात कि आप एक फ्यूचर खरीद नहीं सकते, आपको लॉट लेना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको एक फ्यूचर की बिहेवियर समझ में आती है तो आप लॉट के आंसर भी निकाल सकते हैं. आप उस एक फ्यूचर के आंसर को लॉट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप बिहेवियर समझो. तो मैं मार्क टू मार्केट का सम ले रही हूं. अज्यूम करो मैंने 1,000 रुपए में रिलायंस का एक फ्यूचर खरीदा फॉर एग्जाम्पल. तो डे, फिर उसके बाद प्राइस, देन प्लस माइनस मार्जिन, ओके, एंड क्लोजिंग. तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे ही आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए अप्रोच करोगे एक्सचेंज को, एक्सचेंज आपको बोलेगा मार्जिन रखो. उस मार्जिन को बोला जाएगा इनिशियल मार्जिन. वो रैंडम नहीं होता, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. एक्सचेंज विल टेल यू हाउ मच मार्जिन टू पुट एंड एवरी स्टॉक विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू. ये सेम नहीं होगा और अपनी मर्जी नहीं चलेगी. कोई बेस है जरूर जिसके ऊपर ये मार्जिन कैलकुलेट करा जाता है. आप पूछोगे ना कि मैम क्या कोई तरीका है इसको कैलकुलेट करने का? हाँ है. तो वो तरीका क्या है? एक पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ समझ के अपन करेंगे. पहले आप समझो कि मार्क टू मार्केट कैसे होता है मार्जिन्स का. तो डे 0 को 1,000 रुपीज का फ्यूचर बाय हुआ डैश एंड 500. मतलब क्या हुआ इसका कि मैंने 1,000 में रिलायंस का फ्यूचर बाय किया और मुझे एक्सचेंज ने ये बोला कि आप 500 रुपए का मार्जिन डिपॉजिट कर दो. ये इनिशियल मार्जिन हुआ. ये मैं अपने मन से नहीं डाल सकती, ये हमें एक्सचेंज बताएगा. और हर स्टॉक के लिए मार्जिन का अमाउंट बिल्कुल अलग होगा. ओके, वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी. तो फिलहाल 500 रुपीज हमने डिपॉजिट कर दिए. डे 1 को आप अज्यूम करो कि प्राइस फ्यूचर की 1100 हो गई बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग इन द मार्केट. तो प्लस 100, ओके, और ये हो जाएगा 600. सेकेंड डे सपोज द प्राइस बिकम्स 1300, तो ये प्लस 200 और ये हो जाएगा 800. Okay, on the third day the price became 1200, that's minus 100 and this becomes 700. Okay, on the fourth day the price again becomes 1000 and ये हो जाएगा minus 200 और ये वापस हो जाएगा 500. फिफ्थ डे मार्केट वापस गिरता जा रहा है 800, so minus again 200
और ये हो जाएगा 300। अब यहां तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि अज्यूम करो कि एक्सचेंज ने हमें इनिशियल मार्जिन बोला 500 और मेंटेनेंस मार्जिन बोला 300। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब तक आप 300 तक आपका मार्जिन टच होता है तब तक आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन 300 रुपए से अगर 1 रुपया भी अगर आपका नीचे गया अकाउंट बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट, यू विल गेट अ मार्जिन कॉल। एंड मार्जिन कॉल भी इस तरह से आएगा कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 नहीं 299, यहाँ पे 300 नहीं 299 हो जाता, राइट? तो आपको मार्जिन कॉल आता था। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम 300 तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 1 रुपया भी कम हुआ देन ब्रिक द मार्जिन बैक टू ओरिजिनल, मतलब 500 करना पड़ेगा आपको। यानी अगर ये 1 रुपए से मार्केट को मैं और गिरा दूं, मतलब अगर प्राइस 799 की कर दूं, तो मार्क टू मार्केट -1 आएगा और मार्जिन बैलेंस हो जाएगा 299। तो आपको यहां पे 201 रुपए डालने पड़ेंगे, ना कि 1 रुपए डालने पड़ेंगे। ये मैं बोलना चाह रही हूं। लुक एट हियर कैसे हो रहा है ये 6th डे। तो दिस विल बी सपोज 700। ओके, so now this will be -100 and this will become 200. You will get a margin call for 300. Margin call for you will get 300. Okay, आपको 300 रुपए डालने ही पड़ेंगे। अगर आपने नहीं डाला तो आपका मार्जिन क्लोज कर देंगे, मतलब अकाउंट आपका क्लोज कर देंगे। आपने 1000 में बाय किया तो आपको 700 में सेल करवा देंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने मार्जिन नहीं डाला। अगर आपको कंटिन्यू करना है ट्रेडिंग तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे। आपने अज्यूम करो डाला, 300 रुपए डाले, तो 7th डे पे क्या होगा? सपोज मार्केट बढ़ रहा है और मैं 1000 कर देती हूँ, तो ये हो गया +300 और ये होगा 200 दिखता है बट ये 200 है नहीं, ये तो 500 है, तो ये हो जाएगा 800। मार्केट और एक दिन आगे बढ़ता है और ये हो जाता है 1200 + 200 एंड दिस विल बिकम अगेन 1000। मुझे और ट्रेडिंग करने का मन नहीं कर रहा है और अपनी ट्रेडिंग के 8th डे पे मुझे ये स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब मुझे सौदा और आगे लेके नहीं जाना। इसके 2 मतलब निकले। अगर आपको आगे लेके नहीं जाना तो अगर आपने 1000 पे किया था बाय तो आप 1200 पे करोगे सेल, मतलब आपको 200 का फायदा होना चाहिए। दूसरी बात, इसका ये भी मतलब हुआ कि आप फ्यूचर्स में उसकी मेच्योरिटी के दौरान, ड्यूरिंग द मेच्योरिटी ऑफ द फ्यूचर्स, आप कभी भी एंटर कर सकते हो और आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, सो नाउ बट प्राइसेस में कुछ हुआ नहीं है, जो भी हुआ मार्जिन अकाउंट में हुआ है। लुक एट हियर। सो कितना पैसा निकाला आपने अकाउंट से? 1000, दिस वन। ओके, आपने ये पैसे निकाले, आपने लेकिन पैसे डाले भी थे। कितने डाले थे? 500 शुरू में डाले थे और बाद में आपने फिर से 300 डाले। ओके, तो आपकी कितनी प्रॉफिट हो गई? 200। ये कभी मत भूलना कैलकुलेशन को। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मार्क टू मार्केट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? नोशनली यू आर बाइंग एंड सेलिंग ऑन अ डेली बेसिस, यही होता है मार्क टू मार्केट। ओके, सो बेसिकली आपका ये आंसर 1200 - 1200 और 1000 - 500 - 300 = 200 should always be the same। मतलब the profits calculated as per the margin account and the difference of the two prices should always be the same। कभी भी ये फर्क नहीं आएगा। तो this was mark to market। इसमें this 500 was called as initial margin, this is maintenance margin, and the money put into the margin account as a result of margin call will be called variation margin। I hope guys you understood। So let's take a proper sum and discuss it out। ओके, तो लिखा यहां पे मैंने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्जिन, इनिशियल, मेंटेनेंस एंड वेरिएशन। मार्जिन विच इज पुट एट t = 0, काइंड ऑफ जब शुरू किया तब इनिशियल मार्जिन, द बैलेंस बिलो विच द मार्जिन अकाउंट कैन नॉट फॉल इज मेंटेनेंस मार्जिन, एंड द मनी पुट इनटू द मार्जिन अकाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ मार्जिन कॉल इज कॉल्ड वेरिएशन मार्जिन। एक और चीज मैं आपको शायद बता रही थी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इनिशियल मार्जिन, एक्सचेंज कैसे करता है, राइट? तो इनिशियल मार्जिन कैन बी कैलकुलेटेड by the formula mu + 3 sigma। mu क्या होता है? Absolute daily change, absolute daily change, and sigma क्या होता है? Standard deviation। Okay, I could have explained in lots of detail but मैं कर नहीं पाऊंगी because we have to discuss many things guys। Deviation of
डेली एब्सोल्यूट चेंज। ओके, ये क्या है? अब आप समझो कि मार्जिन क्या होता है। तो आपको अगर लॉजिक आप लगाओगे अपने दिमाग से तो आपको समझेगा मार्जिन एक्सचेंज उतना रखवाता है जितना एक दिन के अंदर एक्सचेंज को लॉस होने का चांस है। मतलब स्टॉक की मूवमेंट जितनी ज्यादा है एक दिन के अंदर में ऑन एन एवरेज, उतना ज्यादा आपसे रखवाएगा। आप देखो फॉर्मूला क्या था, म्यू प्लस 3 सिग्मा, मतलब एवरेज और 3 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, उतने पैसे रखवाता है। कंक्लूजन इज किसी भी हालत में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स द रीजन ऑफ दिस मार्जिन। ओके, एक सम मैंने और डाला है यहाँ पे, पॉसिबली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हियर। मैंने लिखा है अ ट्रेडर हैज गॉन लॉन्ग, वी कैन डू दिस सम वर्बली ऑल्सो बिकॉज यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स गोइंग। अ ट्रेडर हैज गॉन लॉन्ग ऑन 5 ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स फॉर दिसंबर सेटलमेंट एट 26.32, ये डे जीरो की वैल्यू हो गई। एंड गॉन लॉन्ग मतलब बाय किया है, 5 का मतलब 5 लॉट लिए हैं। द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर ब्रेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख पर बैरल। ओके, यानी एक लॉट में 1 लाख बैरल है क्रूड का, तो 5 लॉट बंदे ने लिया है, तो 5 लाख बैरल। द इनिशियल मार्जिन इज $50,000 एंड मेंटेनेंस मार्जिन इज $30,000। द फ्यूचर्स क्लोज एट फॉलोइंग प्राइसेस ऑन द नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग डेज। अब इसमें आपसे सवाल मेरा यह है, ये 50,000 5 के लिए है कि एक के लिए है? You can come out with the answers on your own. I'm sure I'm not listening, but then you can come out with the answers, okay? ये एक के लिए है। अगर ये 5 के लिए होता तो डेफिनेटली वो लिखते वहां पे कि द मार्जिन डिपॉजिटेड फॉर 5 लॉट्स इज $50,000। ऐसा तो नहीं किया ना, तो कोटेशन आई है पर लॉट का इनिशियल मार्जिन है $50,000, यानी $50,000 इंटू 5, $2.5 लाख देना है आपको, डिपॉजिट करना है डे जीरो में। और मेंटेनेंस मार्जिन है $30,000, तो $30,000 इंटू 5 विल गिव यू, यानी आपका मार्जिन अकाउंट किसी भी हालत में 1,50,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट इज मूविंग। ओके, नाउ यहां पे मैंने पूरा सोल्यूशन हम लोगों ने डेवलप करा हुआ है। लुक एट हियर, सब में आगे लिखा हुआ है द ट्रेडर विल टेक आउट द प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्जिन वेन एवर ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। You are required to prepare the margin account showing all the cash flows, find out the profit or loss for the trader for the next 10 trading days. Okay? जैसे एक चीज याद रखना, मैंने जानबूझ के ये चीज में मेंशन करी है, ओके, कि आपको अगर ध्यान होगा अपना एग्जाम्पल वाला पार्ट, तो आप देखो यहाँ पे 500 से ज्यादा कभी भी होगा ना तो मैं पैसे निकाल सकती हूँ। ओके, मतलब मैं यहां भी निकाल सकती थी, मतलब मैं यहां भी निकाल सकती थी, मतलब 500 तो रखना चाहिए, उसके ऊपर अगर पैसा गया तो आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर वो ना बोले ना सम में, देन डोंट डू दैट बिकॉज इट विल अननेसेसरी मेस योर सम, क्योंकि एक और काम बढ़ जाएगा कैलकुलेशन के टर्म्स में, तो अवॉइड दैट। ओके, लेकिन मैंने जानबूझ के अपने समय दिया ताकि मैं आपको सिखा पाऊं। ओके, अब नाउ यहां पे देखो आंसर, पोजिशन इज वॉट, लॉन्ग। अब 0 पे 26.32 पर बैरल अपने लोगों ने किया। ओके, नाउ हियर ये मार्जिन डैश लिया है और क्लोजिंग बैलेंस मैंने $2.5 लाख डाला है यहां पे। फिर ऑन गाइस, आई थिंक यू शुड ऑपरेट योर कैलसी एटलीस्ट। ओके, 26.19 की रेट हो गई, आपने 26.32 पे किया बाय और 26.19 पे आप करोगे नोशनली सेल, तो 26.19 माइनस 26.32 0.13 पर बैरल इंटू 5 लाख बैरल्स, इंटू 5 लाख बैरल्स विल गिव यू 65,000 का लॉस। यू कैन सी लॉस आया है, और ये जो लॉस है वो 2.5 लाख में एडजस्ट होकर के हो जाएगा 1,85,000। ओके, नाउ सेकंड डे 2 को रेट हो गए 26.30, तो 26.19 पे आपने किया बाय और 26.30 पे आप करोगे सेल, so 26.3 minus 26.19 into 5 lakh barrels will give you a profit of $55,000. 185 में आप ऐड कर दो इसको, you are getting 2,40,000. अभी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, 250 के ऊपर जाना पड़ेगा, वापस मार्केट आगे बढ़ रहा है, तो वापस से 26.30 पे बाय और 26.45 पे सेल. So 26.45 minus 26.3, 15 into 5 lakh barrels will give me a profit of $75,000. Okay, और 240 इसमें ऐड अप कर दो. ओके, तो ये हो गया 315. अब मैं पैसा निकाल सकती हूँ.
2.5 लाख रखूंगी, बाकी पैसे निकाल लूंगी। -2,50,000 मैंने निकाले, $65,000। ओके, अब वापस मार्केट आगे बढ़ा तो मेरे को प्रॉफिट हुई $15,000 की। एक दिक्कत जो मैंने बोला कि आप विथड्रॉल मत दिखाओ, क्यों नहीं दिखाओ वो देखो आप देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 315, लेकिन ये 315 है क्या? ये 315 नहीं है, ये 250 है, क्योंकि आप पैसा निकाल चुके हो। तो अगला जो 15,000 आएगा वो 2.5 में ऐड होना चाहिए ना। तो 250 + 15 तो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है 265। तो 265 हो गया, फिर से पैसा निकालो 15। ओके, तो जब मार्केट गिरा यहां पे ये वाला, ओके, तो 26.34 माइनस 26.48 इंटू 5 लाख बैरल्स विल बी 70,000 का लॉस। ये दिख रहा है अपने को लॉस। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक्चुअली वो दिख रहा है 265, वो 265 है नहीं। 15 तो आप निकाल चुके हो ना यहाँ पे, ये 2.5 है। ओके, तो 2.5 में 70,000 माइनस करोगे तो 180 आएगा ये। तो आप करके देख लो, प्लस 2 लाख whatever, the way you are going ahead, I can see 180. That is why I told you कि don't show withdrawal if not required, because इतना ध्यान कैसे रखेंगे अपन एग्जाम में? मिस हो गया तो सम चला जाएगा हाथ से। ओके, एंड देन नॉर्मल इट इज गोइंग। नेक्स्ट डे द प्राइस फॉल्स टू 26.21, यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 65। अब देखो यहाँ पे मार्जिन कॉल आएगा आपको, बिकॉज आपका अकाउंट 150 के नीचे चला गया। तो कितने का मार्जिन कॉल आएगा? वो बोलेंगे मार्जिन को वापस 250 पे लाओ, तो उसके लिए 135 डालना पड़ेगा। मार्केट वापस और नीचे गिरा, फिर से 115 का लॉस हो गया। आपको वापस मतलब मार्जिन कॉल जब आया ना, तो बेसिकली क्या हो गया पता है आपको? ये 115 और ये वाला 135 मिला के आपका अकाउंट वापस 2.5 पे है। ओके, 115 दिख रहा है बट वो है 2.5, और 2.5 में वापस एक 15, कौन सा वाला? ये वाला माइनस करोगे तो वापस 135 आ जाएगा। ओके, फिर से मार्जिन कॉल आएगा 115 के, ब्रिंग द मार्जिन बैलेंस बैक टू 250। ओके, देन अगेन मार्केट और गिरा, 55,000 का लॉस। नाउ दिस लुक्स लाइक 135, इट इज 250, देन 250 माइनस 55,000 विल गिव यू 195। देन मार्केट वापस बढ़ा, 250 वो ऐड होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ मार्जिन कॉल नहीं आया, क्यों? मार्जिन अकाउंट 150 के नीचे नहीं गिरा। ओके, एंड प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड 250 आपने। ओके, सो द प्रॉफिट इज बेसिकली आप ये ऐड करेंगे अपन पहले। आपने ये पैसे डाले, आपने ये पैसे डाले, और आपने ये पैसे 115 भी डाला है, ये आपका आउटफ्लो है। ओके, आपने निकाला कितना? आपने 235 निकाला, आपने 65 निकाला, और आपने 15 निकाला, तो आपको लॉस आ रहा है 185 का। ओके, सो 185,000 इज अ लॉस एक्चुअली। ओके, मैंने सारे आउटफ्लोज को ऐड किए और उसमें से इनफ्लो माइनस कर दिया, तो यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव फिगर ना। तो आउटफ्लो ज्यादा है, 185 का आउटफ्लो है। ओके, सो दिस इज अ लॉस टू यू एक्चुअली, दिस इज नॉट अ प्रॉफिट। तो यू कैन पुट प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है ना, so let's put like a 185 in brackets, which will make it to a loss. I hope guys you understood. I know it will be very tiring for you because हमें बहुत fast चलना पड़ेगा, because the batch का kind of behavior is like that. We can't help it. So we are taking a very quick revision of the whole portion, but we are not like हम उसको शॉर्टकट बिल्कुल 100% में नहीं जाएंगे। आई वी विल डेफिनेटली डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट विद ईच अदर। आप नोट सामने में अपने रखो, और आप मेरे, अगर आपने पढ़ाई पहले करी हुई है, ये बैच आपको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बैच उनके लिए नहीं है जिन्होंने एसएफएम अच्छी से नहीं किया हुआ है, ये रिविजन बैच है। ओके, आई एम प्लान, हमारा ये टारगेट है कि 25 से 30 घंटे के अंदर में आपका एसएफएम रिवाइज हो जाए, यानी कि 2 दिन के अंदर में, ब्रॉडली 2 से 2.5 दिन के बीच में ये रिवाइज हो जाए आपका पोर्शन। ओके, सो डेफिनेटली यू वुड नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ लेवल।